तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, इससे पहले वाली कहानी में मैंने आपको एक राहुल नाम के शख्स की कहानी सुनानी चाहिए थी, मगर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं सबकी कहानियाँ लाता हूँ, इसीलिए जो कहानी उन्होंने मुझे मेल पर भेजी थी वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इनका नाम राहुल है और ये देख नहीं सकते, लेकिन इन्हें शुरू से कहानी सुनाने से लेकर पढ़ने यहाँ तक कि लिखने का भी शौक है। दोस्तों, ये घटना मेरे एक दोस्त ने सुनाई थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, दरअसल मैं और मुकेश एक ही कंपनी में काम किया करते थे। एक रोज़ हमें ट्रेनिंग पर भेज दिया गया। आपको बता दूं कि इससे पहले हमारी नॉर्मल बातचीत हुआ करती थी, पर ट्रेनिंग में हमें एक दूसरे को और जानने का मौका मिला। हम दोनों को एक ही कमरे पर रुकना था। साथ रहकर हम आपस में काफ़ी घुल मिल गए थे, लेकिन अक्सर रातों को मुझ पर से चादर अपने आप हट जाती। पर मुकेश अच्छा आदमी था, वो अक्सर मुझे चादर उड़ा दिया करता था। एक दिन मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों जागते रहते हो रात भर? और मेरी तो आदत है करवट बदल बदल कर सोने की, तो चादर तो टिकती ही नहीं। दोस्तों, मुकेश ने मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इसके अगले दिन से वो थोड़ा शांत नजर आने लगा। रात को सोते समय मुकेश ने मुझे जो कुछ भी बताया, न केवल वो दिलचस्प था, बल्कि कुछ ऐसा था जो कि मैंने आज तक कभी ना सुना और ना ही महसूस किया। और तो और ऐसा कम ही देखने को मिलता है, बस बात केवल विश्वास की रह जाती है। मुकेश ने कहना शुरू किया, आप शायद यकीन ना करें, 2003 का साल था। टीवी देखना, लाइब्रेरी जाना, दोस्तों से मिलना जुलना मेरी दिनचर्या बनी हुई थी। ऐसे में एक दिन मैं अपने दोस्त से मिलने उसके घर पर गया हुआ था। पता चला कि मेरे छोटे भाई दानिश की तबीयत खराब है। मैं तुरंत ही अपने घर की ओर निकल पड़ा। जब घर पहुंचा तो वहां परिवार के सभी लोग मौजूद थे। मेरा भाई दानिश जोरों से चीख रहा था, जैसे उसे किसी तरह का दर्द हो रहा हो। उसकी हालत बिल्कुल भी देखने लायक नहीं थी। 3-4 लोग मिलकर भी उसे संभाल नहीं पा रहे थे। उसी वक्त पिताजी ने कहा कि इसको तुरंत डॉक्टर के पास ले चलते हैं। मैं कुछ कहता कि माँ ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। दूसरी ओर दानिश की चीखें अब और भी ज्यादा भयानक होने लगी थी। उस वक्त कोई उसका सर दबा रहा था तो कोई उसकी छाती मल रहा था। पीछे से आती नानी ने कहा कि इसे पूजा घर में ले चलो। इतना सुनते ही दानिश और जोरों से चीखने लगा, जैसे प्राण निकलने को तैयार हो। शायद नानी की बात उसे पसंद ही नहीं आई। अब क्या करते, उसे जैसे तैसे घसीटते हुए पूजा घर में लाना पड़ा। अंदर जाते ही वो और जोरों से चीखने लगा। उसे संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। सबने मिलकर उसे कुर्सी से बांध दिया। फिर नानी ने उससे सवाल किया कि बता कौन है तू? ये सुनकर दानिश गुस्से में भर गया। उसका सर और छाती अब भट्टी की तरह तपने लगे। यूं समझिए उसे संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। नानी ने एक बार फिर से कहा, बता कौन है तू? और ठीक दांतों को किटकिटाने की आवाज सबको सुनाई देने लगी। वो अजीब तरीके की अंगड़ाई ले रहा था। यूं समझिए कि बदन की सारी हड्डियां कड़क रही थी। अचानक ही उसने अपनी जबान बाहर निकाली, जो कि काली पड़ चुकी थी। यकीन नहीं हो पा रहा था कि किसी इंसान की जबान इतनी लंबी कैसे हो सकती है। नानी ने फिर अपनी बात को दोबारा दोहराया, बता तू कौन है, कहां से आया है? इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा? जहां से भी तू आया है वहीं लौट जा। इसके बदले में जो तू मांगेगा हम वो तुझे दे देंगे, लेकिन इसको छोड़। उसी वक्त दानिश ने अपना आपा खो दिया। वो बुरी तरह चिल्लाकर दांत पीसता हुआ बेहोश हो गया। एक बात थी, वो जब भी होश में आता तो उसे संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझसे ये सब देखा नहीं गया। मैं बाहर आ गया और रोने लगा। मैंने उसी वक्त हनुमान जी को याद किया और मंदिर में दिया भी जलाया। मैं रोते रोते भगवान से दानिश के ठीक होने की प्रार्थना करने लगा। इतना करने के बाद मैं वापस दानिश के पास आ गया। दानिश के रोने और चीखने से अब वहां जमघट लग चुका था। लोगों की भीड़ में भी वो उसी तरह की हरकतें करे जा रहा था। किसी तरह उसके शांत होने पर मैंने उसे पानी पिलाया, लेकिन पानी पीने के तुरंत बाद ही उसने भयानक रूप ले लिया। चेहरा एकदम काला सा हो गया, आंखें लाल सुर्ख हो गई। वो दानिश नहीं था जिसको मैं पहचानता हूँ। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी आंखें फटकर बाहर आ जाएंगी। जरा सा पास जाने पर वो हर किसी को काटने को दौड़ता, अपना मुंह नोचने लगता और फिर अचानक शांत हो जाता। मैंने धीरे से उससे पूछा कि कौन हो तुम, हमें परेशान क्यों कर रहे हो? दानिश ने तुरंत मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मेरी जान ले लेगा। दानिश कुछ देर तक मुझे घूरता ही रहा। मैं साफ साफ समझ चुका था कि वो दानिश नहीं था, उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। सबको बारी बारी घूरने के बाद उसकी आंखें गोल गोल घूमने लगी। सच कहता हूँ, ऐसा नज़ारा जीवन में पहली बार देख रहा था। बल्कि मैं तो आपको ये कहूँगा कि मैं सब कुछ जीवन में पहली बार देख रहा था। वो चीखना चिल्लाना, वो भयानक सी हंसी, दांत पीसना, खटकना, दर्द में कराहना, हड्डियों का एक साथ कड़कना, सब कुछ एक मनुष्यत में बदल चुका था। इन सब चीज़ों के बाद दानिश ने एक लंबी सी सांस खींची और छोड़ी। उसकी सांस की दुर्गंध इतनी थी कि सब अपना मुंह ढककर
घर से बाहर निकल गए। दानिश पागलों की तरह हंसता रहा। थोड़ी देर बाद वापस अंदर जाने पर वो फिर से सबको घूरने लगा। मैंने वापस से उससे पूछा, नानी ने वापस से पूछा कि कौन हो तुम, क्या तुम हमसे डरते हो, बताते क्यों नहीं। दानिश अचानक लड़की की आवाज़ में बोला, मैं शाहडोल की हूँ, मैं हूँ तंत्रा, इसने मुझे जगा दिया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। इतना कहकर वो हंसने लगी। हम सब ने मिलकर कहा कि जो तुम मांगोगी हम तुम्हें देंगे, पर इसे छोड़ दो। हमारे इतना कहते ही वो दुष्ट आत्मा अपने पूरे रूप में आ गई। कहने लगी कि मुझे एक मटकी, 4 नारियल, चुनरी, श्रृंगार का पूरा सामान ला कर दो तो मैं चली जाऊंगी, नहीं तो मैं इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। जल्दी करो, दफा हो जाओ यहाँ से, और ठीक ये सामान लेकर ही आना, वरना इसे मैं चबा जाऊंगी। इतना कहकर वो हंसने लगी। हम सबके चेहरे पीले पड़ गए। माँ और मैं तेजी में बाजार की तरफ निकले। रास्ते में माँ रोने लगी। मैंने लगातार दिलासा देता गया कि माँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसने जो कहा है हम उसको दे तो रहे हैं। माँ थोड़ी देर और रोई, फिर एकदम से बोल पड़ी कि कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। मैंने तुझे बताया नहीं, इसने जब अपना पहला असर दिखाया था तब दानिश को क्या हुआ था हम समझ ही नहीं पाए थे। दानिश के साथियों ने हमें बताया था कि उस दिन दानिश के ऑफिस में मीटिंग थी। सब आपस में हंस बोल रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक दानिश की तबीयत बिगड़ने लगी। दानिश ने सामने रखा गिलास उठाया और पानी पिया। पानी पीते पीते दानिश बेहोश हो गया। उसके सारे साथी चौंक गए। 2 लोगों ने मिलकर उसे टेबल पर लेटाया। उस समय उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वो अपने साथियों से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। साथी उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गए। हमें ठीक जैसे ही सूचना मिली हम सबके सब वहां पहुंच गए। इसके कुछ देर बाद दानिश ठीक हो गया। क्या हुआ, कैसे हुआ, उसे खुद भी मालूम नहीं था। उसे बस इतना ही याद था कि वो बेहोश हो गया था। उसके बाद कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे उसे कोई परेशानी हो। मैंने माँ से कहा, तुम ठीक कह रही हो माँ, उसके बाद भी कुछ हुआ ज़रूर था। माँ ने मुझसे तुरंत कहा, क्या मतलब? मैंने कहा, मतलब ये कि मैं जब पिछली बार छुट्टियों में घर आया था तो उस रात मैं कमरे में सो रहा था। रात के 3 बजे का समय था। कमरे की खिड़की खुली हुई थी और लगातार हवाएं कमरे के अंदर आ रही थी। उस हवा के शोर से मेरी अचानक आंख खुली। मैंने देखा एक साया मेरे पास खड़ा था। ध्यान से देखने के बाद भी मैं ठीक से उसका चेहरा नहीं देख पाया। उसके चेहरे पर कालिक के अलावा कुछ भी ना था। और तो और सबसे बड़ी बात, उसका साया किसी धुएं जैसा था। अचानक वो साया बादल की तरह तैरता मेरे पास आने लगा। मैं घबरा गया। मैंने चादर से अपने आप को समेट लिया तो वो वहां पर नहीं था। पर उस वक्त मैं इसे अपना वहम मानकर भूल चुका था। लेकिन अब दानिश की हालत देखकर लगता है कुछ तो जरूर हुआ है। खैर, इन सब के बाद मैं मटकी लेने चला गया और माँ श्रृंगार के लिए सामान खरीदने लगी। जब मुझे दुकानें बंद मिली तो मैं सीधे कुमार के घर पर चला गया। मैं वहां से लाल और काली दोनों मटकियां लेकर आया। वापस आकर जैसे ही हमने सामान दानिश के आगे रखा, वो एकदम से शांत हो गया। नानी उसे देखने गई और दानिश के सामने खड़ी हो गई। कुछ देर तक नानी उसे ऐसे ही देखती रही। हमने नानी से पूछा कि नानी क्या हुआ। नानी एकदम से हमारी ओर पलटी। उस वक्त नानी के चेहरे के भाव एकदम दानिश जैसे हो गए थे। ये सब देखकर हम एकदम से घबरा गए। नानी ने भी अचानक उसी चीख के साथ रोना शुरू कर दिया और कहा कि मैं शहडोल की हूँ, मेरी हत्या कर दी गई थी, मेरी लाश के बेरहमी से टुकड़े टुकड़े करके दफन कर दिया था, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे जहाँ पर गाड़ा गया था इस लड़के ने वहाँ पर पेशाब किया था। मैं सोई हुई थी, इसने मेरा अपमान किया और मुझे जगा दिया। पर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ, मुझे रास्ता दो। हम सब ने तुरंत कहा, अब तुम इसे दोबारा परेशान तो नहीं करोगी? वो कहने लगी कि नहीं, इसने मेरा अपमान किया, जिसकी सजा मैं इसे दे चुकी हूँ, अब मुझे जाने दो। इतना कहकर नानी बेहोश होकर नीचे गिर गई। हम सब ने नानी को संभाला। कुछ ही 15-10 मिनटों बाद दानिश भी सामान्य हो चुका था। हमने दानिश को कुर्सी से खोल दिया। इसके बाद कुछ दिन और बीते और दानिश को काम के लिए भोपाल जाना पड़ा। ऑफिस के कुछ लोग होटल में रुके। होटल में आधी रात को लोगों ने शिकायत की कि कमरे से रोने की आवाजें आ रही हैं। होटल कर्मी ने तुरंत जाकर देखा तो वो आवाजें दानिश के कमरे से आ रही थी। कमरा अंदर से बंद था। तो होटल कर्मी ने दूसरी चाबी से कमरे का दरवाजा खोला। सामने दानिश था, होटल की चादर में पूरा लिपटा हुआ। वो अजीब तरीके से जमीन पर बैठा हुआ था, अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा था। इस भयानक नज़ारे को देखकर वहां पर सभी लोगों के दिल दहल गए। कुछ लोग तो वहां से भाग खड़े हुए, पर किसी तरह बाकी लोगों ने दानिश को पकड़ा और वो चीख पड़ा। उसी वक्त लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। शांति भंग के आरोप में पुलिस दानिश को लेकर चली गई। फिर किसी तरह उसके साथियों ने उसे छुड़ाया। दोस्तों, इन सब के बाद दानिश का लगातार यही हाल रहा। तब जाकर किसी ने
मांडल के जंगलों में एक तांत्रिक होने की बात बताई। शायद वो दानिश को ठीक कर सके। हमने उस तांत्रिक को बुलाया। उस तांत्रिक ने भी आत्मा से बातें की और वही मांग शुरू हो गई। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान। मुझे अभी तक याद है कि वो किस तरह से अपनी मांगें दोहराती थी। इस बार इन सबके साथ उसने शराब भी मांगी, लेकिन रात का समय होने के कारण शराब कहीं भी नहीं मिली। मैं भागा भागा अपने मोहल्ले की उन गलियों में गया जहां से मुझे गुजरना गवारा नहीं था। लेकिन क्या करता, भाई की सलामती के लिए मैं उन गलियों में गया जहां अक्सर लोग नशे में धुत पड़े रहते थे। मैंने वहां जाकर उनसे शराब मांगी तो उन्होंने कहा तो कहने लगे कि आजा, तू भी हमारे साथ बैठ, आज तू अपने सारे गम भूल जाएगा। मैंने उनसे कहा मैं गम भुलाने नहीं आया हूँ, मेरे भाई की तबीयत खराब है, उस पर ऊपरी साया है और तांत्रिक ने ये सब चीज़ें मंगाई हैं। दोस्तों, ये सब जानने के बाद उनमें से किसी एक भले आदमी ने अपनी बोतल मुझे दे दी, जिसे लेकर मैं तुरंत भागता हुआ लौट आया। वैसे एक बात है, इसके बाद से शराबियों से मेरी नफरत पहले से थोड़ी कम हो गई। तांत्रिक ने पूजा शुरू की और रात भर पूजा करता रहा। दानिश कभी चीखता, कभी चिल्लाता और कई बार तो गुस्से में तांत्रिक को गालियां भी देता, लेकिन तांत्रिक का उस पर कोई ध्यान नहीं था। वो एक दाना गेहूं लेता और कुछ मंत्र पढ़ता और ठीक उस दाने को दानिश पर फेंक देता। उस दाने के शरीर पर पड़ते ही दानिश बुरी तरह तड़पने लगता। उस वक्त उसके मुंह से जानवरों जैसे गुर्राने की आवाज निकल रही थी और तो और वो उनकी तरह हरकतें भी कर रहा था। दानिश की आवाज उसके गले में ही बंध कर रह गई। वो क्या बोल रहा था कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ ही घंटों में दानिश बेहोश हो गया। शायद इन सब तकलीफों से उसका शरीर थक चुका था। उसका चेहरा उस वक्त पीला पड़ने लगा था। शरीर सूख कर एकदम लकड़ी जैसा हो चला था। सच कहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा भाई इन बुरी शक्तियों से लड़ रहा था। मुझे उस पर पूरा यकीन था। हालांकि कुछ दिन और बीते और दिवाली का त्यौहार आ गया। धनतेरस का दिन था। मैं आराम से टीवी देख रहा था। अचानक उसी वक्त दानिश कमरे में आया और एकदम से बेहोश हो गया। मुझे लगा शायद वही सब वापस शुरू होने वाला है। मैंने चुपचाप उसे कुर्सी से बांध दिया। दानिश थोड़ा ही होश में आया था कि आधी ही बेहोशी की हालत में उसने मुझसे कहा कि मेरे भाई, अब मैं नहीं बचूंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। दोस्तों, ये सुनने के बाद मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं अपने भाई को इस तरह जिंदगी से हारते हुए नहीं देखना चाहता था। दानिश रो रहा था, भाई मैं मर जाऊंगा। दोस्तों, मैंने खुद के होश संभाले। इसके बाद मैंने तुरंत बाइक उठाई और अपने एक दोस्त को लेकर सीधा उसी तांत्रिक को बुलाने निकला। मांडल के घंघोर जंगल, गुप्त अंधेरा, किसी तरह मैं तांत्रिक के घर पहुंचा। तांत्रिक उस दिन शराब के नशे में था, पर हम उसे ठीक बाइक में बीच में बैठा कर ले आए। उस वक्त तांत्रिक के खुद का शरीर बस में नहीं था। गिरता पड़ता वो दानिश के पास पहुंचा, लेकिन उसने जैसे ही दानिश का हाथ पकड़ा तो मानो उसका सारा नशा एक बारी में उतर गया। उसने कुछ ही पलों में पूजा दोहराई और सुबह होने तक दानिश फिर से ठीक हो गया। धीरे धीरे ये सिलसिला शुरू हो गया। तांत्रिक आता, पूजा करता और सुबह तक चला जाता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान हमारी रोज की जरूरत बन गया। ये सारी चीजें घर में हर समय मौजूद रहने लगी। रोज रात गिरते ही मनुष्यत सी छा जाती। घर के एक एक कोने में शराब की बोतलों का ढेर इकट्ठा हो गया। हमने हर जगह दिखाया, ऐसा कोई मंदिर या मस्जिद नहीं बची जहां दानिश का इलाज नहीं करवाया। अंत में जाकर किसी ने कलकत्ता के काली मंदिर का सुझाव दिया, तब जाकर वहां दानिश का इलाज कराया। लेकिन वहां भी उसकी वही मांग जारी थी, मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान। लेकिन इस पुजारी ने साथ के साथ कुछ नींबू और लौंग, कफन भी मंगवा लिया। देखकर लग रहा था शायद इस बार की पूजा कुछ विशेष है। लगातार हर मंत्र के बाद वो नींबू में लौंग चुबा देता। उसने नींबू को कफन में लपेटकर एक मटकी में डाल दिया। दानिश को लगातार इन सब चीजों से बहुत दर्द हो रहा था और वो बीच बीच में बेहोश हो जा रहा था। लेकिन होश में आते ही फिर से वही हरकतें चालू हो जाती। पर पुजारी अपने काम में लगा रहा। जैसे ही उस आत्मा की बारी आई तो वो कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। पुजारी ने कहा, नहीं, तुझे जाने नहीं दे सकते। तू झूठी है। तू उसके शरीर को बर्बाद कर रही है और तू एक ऐसी आत्मा है जिसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं तुझे कैद करना चाहता हूँ। वो आत्मा भीख मांगती रही, मुझे माफ कर दो, जाने दो। लेकिन पुजारी ने लगातार 8 से 10 बार ऐसे मंत्र पढ़े कि उसने उसे कैद ही कर लिया। अंत में सारी चीजें समेटकर पुजारी ने वो मटकी हमें दे दी और कहा कि इस बच्चे के अंदर दुष्ट आत्माओं ने डेरा जमा लिया था। मैंने बड़ी मुश्किल से सारी आत्माओं को इस मटकी में कैद कर दिया है। इसे ले जाकर शमशान में गाड़ दो, लेकिन याद रहे, नंगे पैर ही जाना होगा। दोस्तों, हमने पुजारी जी की बात मानी, लेकिन सबसे बड़ा ताज्जुब तो ये था कि वो रास्ता जंगल से होकर गुजरता था, पर नंगे पैरों पर एक भी कांटा ना चुभा। ऐसा लग रहा था जैसे रूई पर चलकर हम उस जगह पर पहुंचे थे। दोस्तों, इन सब के बाद मेरा भाई ठीक तो हो गया था, लेकिन काफी कमजोर हो चला था।
उन दिनों वो केवल थोड़ा बहुत खाना और दवाइयों के लिए ही उठ पाता था। दोस्तों, इन सब वाक्य के बाद मेरा उन चीज़ों पर भी विश्वास हो गया जिन्हें मैं पहले नहीं मानता था। यूँ समझिए, 5 सालों तक इस मुसीबत को झेलने के बाद हमारी माली हालत खराब हो गई थी। सर पर बहुत कर्जा हो गया था। धीरे धीरे हमने मिलकर वो कर्जा भी चुका दिया, लेकिन हमारा भविष्य तो खराब हो गया। जो काम हम 5 सालों में कर सकते थे, अब उसे करने के लिए हमें 10 साल लगने वाले थे। बस आखिरी में इतना ही कहूँगा कि मैं कई दिनों तक दानिश की देखभाल में रात भर जागता था। मैं उसके खाने का समय और दवाइयों का ध्यान रखता था। मैं कई बार रात में उठ उठ कर देखता कि दानिश सो रहा है या नहीं। उसकी चादर ठीक कर देता था ताकि वो आराम से सो सके। ठीक आज भी मेरी यही आदत है। बस यही बात थी। इतना कहकर मुकेश दोबारा चुप हो गया। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनने के बाद अंत में मैंने मुकेश से कहा, बेशक यह कहानी किसी के लिए बेमिसाल हो या ना हो, लेकिन तुम दोनों भाइयों का आपसी प्यार बहुत बेमिसाल है। तो दोस्तों, सुनिए आपने, यह थी बेहद ही खूबसूरत कहानी। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कहानियां कोई और भी सुनाता होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और सबके साथ शेयर करें। कौन जानता है किसके साथ क्या क्या घटता है। बस आप यूं ही प्यार बनाए रखें। मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानी के साथ। चलता हूँ। बाय बाय।